सबसे आसान छंद कौन सा है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अब तक कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं। मैं अलग अलग जगहों पर उनको उत्तर देता भी रहा हूँ, लेकिन सोचा कि एक विशेष रूप से वीडियो इसी बात पर बना लूँ कि वे कुछ छंद और वैसे कुछ मीटर जो नए लेखकों को अभ्यास आरंभ करने के लिए सबसे सरल होते हैं। वैसे तो सारे आसान हैं, आपके ऊपर है कि आपको कौन सा आसान लगता है, लेकिन फिर भी कुछ छंद या गज़ल की कुछ ऐसी बहरें हैं जो कि विशेष रूप से थोड़ी सरल होती हैं। यहाँ हम उन्हीं छंदों और वैसी ही कुछ बहरों को देखेंगे। ये चैनल नए लोगों को बिल्कुल आम घरेलू बोलचाल की भाषा में अलग अलग लेखन विधाएं सिखलाने का मेरा एक प्रयास है। जो लोग सीखना चाहते हैं, आपको यहाँ से बहुत सहायता मिलेगी। पहली बार अगर ये चैनल आपने आज देखा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो सेक्शन यहाँ का देख लीजिएगा। आपके लिए कितनी सारी सामग्री यहाँ मैं लगा चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात अगर छंदों की हो तो दोहा, चौपाई मात्रिक में और घनाक्षरी वर्णिक में, इनसे ज़्यादा सरल छंद मुझे कोई नहीं लगते। मैं इन तीन छंदों को विशेष रूप से यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तीनों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो सेक्शन में है, आप देख भी सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इनके शिल्प के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके शिल्प पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है। वीडियो सेक्शन यहाँ का देख लीजिएगा। दोहा और चौपाई, इनमें धार्मिक रूप से भी बहुत से भजन हैं या फिर भजनों में इनका उपयोग हुआ है। जो B.R. चोपड़ा जी की महाभारत पुरानी वाली आई है, मुकेश खन्ना जी ने जिसमें भीष्म पितामह का रोल किया है, उसमें समय समय पर उस एपिसोड में दोहे का पाठ होता रहा। तो आपको मैंने मात्रा संयोजन इसमें किस तरह से करना है वो सब तो बताया हुआ ही है, लेकिन अगर आप दोहे की एक धुन या उसकी लय म्यूजिक में आप सुनना चाहते हैं तो वो महाभारत में आप सुन सकते हैं। चौपाई में सारे चालीसा चौपाई में ही होते हैं, बीच उसमें आरंभ में और अंत में दोहे का प्रयोग होता है। तो चौपाई की भी जो लय है उसको अगर आप संगीत के साथ सुनना चाहें, कोई भी चालीसा आप सुनेंगे आपको उसकी धुन म्यूजिक में मिल जाएगी। इसको भी मात्रा संयोजन इसका कैसे होता है मैं बता चुका हूँ। घनाक्षरी, ये वर्णिक छंद है, मंचों पर बहुत प्रयोग भी होता है। इसकी लय भी मैंने बताई है और इसको गाया किस तरह से जाता है मैंने अपने वीडियो में उसका उल्लेख किया है, आप ये भी देख सकते हैं। ये तीन छंद एक और कारण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, आपका जो प्रयास है, अगर उस प्रयास में कुछ उपयोग भी हो जाए तो और अच्छा है। आपका भी एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, आपने जो लिखा वो कहीं पर लग गया, कहीं छप गया। तो अगर आपने आरंभ में अभ्यास के समय में कुछ ऐसा लिखा जिसको देखकर आपके गुरु ने कहा कि हाँ, ये बढ़िया है, इसको कहीं छपने के लिए भेजा जा सकता है, तो ये तीनों विधाएं ऐसी है कि दोहे और चौपाई में लिखी गई कोई रचना आसानी से पत्रिकाओं में स्वीकार्य हो जाएगी और घनाक्षरी का पाठ आप मंचों पर से बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो ये हो गए वे छंद जो कि आपके अभ्यास को शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया हैं। अब गजल की बहरों की बात करें तो ये तीन बहरें, अगर आप गजल में प्रयास कर रहे हैं, गीतिका में प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे आसान होती है। इनमें कई फिल्मी गाने भी इन तीनों ही मीटरों पर बने हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो प्रसिद्ध रचना है सरफरोशी की तमन्ना, वो इस मीटर पर है, इस बहर पर है। ये मुलाकात एक बहाना है जो गीत है, वो इस पर है। और इस पर तो बहुत सारे गाने हैं। इस वाले पर ये माता ये माता ये माता ये माता, जैसे वो एक जो गोविंदा का गाना है, बहुत खूबसूरत गज़ल लिख रहा हूँ, वो इस पर है। तो इस तरह से आप इन तीन बहरों पर आसानी से अपना लेखन शुरू कर सकते हैं। इनमें उतार चढ़ाव भी सुंदर है, छोटी छोटी बहरें हैं। ये थोड़ी लंबी है लेकिन ये दोनों तो छोटी हैं, तो इससे आपको आसानी भी रहेगी।
एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि अभी जिन छंदों या फिर जिन बहरों की मैंने बात की, तो उसमें मैंने आपको जिस तरह से उन जो वो लय है ना, छंद हो या फिर बहर हो, वो क्या है, वो एक लय है जिसमें आप अपने शब्दों को फिट करते हैं। तो वो सारी लय जो है उसमें अगर आपने मात्रा के हिसाब से बिठाया तब तो बिल्कुल सही बैठेगा, वर्णों के हिसाब से जैसे घनाक्षरी में आपने बिठाया बिल्कुल सही बैठेगा। लेकिन अगर जैसे कि मैंने अभी खुद बात की, आप फिल्मी गाने या किसी सीरियल के ट्रैक को सुनकर अगर आप उसमें बिठाना चाहेंगे, थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको संगीत की जानकारी अगर नहीं है तो ट्रैक को सुनकर बिठाने में आपसे गलती हो सकती है। इसलिए वैसे ही बिठाइए जैसे कि आपको मैंने साहित्य के हिसाब से मात्राओं पर पंक्तियों को बिठाने का तरीका बताया है। वीडियो सेक्शन में आप देख लेंगे, आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी म्यूजिक सुन लेने पर किसी लय विशेष का, किसी छंद विशेष का थोड़ी राहत कभी कभी मिलती, महसूस होती है कि हाँ, हमने म्यूजिक सुन लिया तो मन में लाइनें अपने आप आने लगी, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ म्यूजिक सुन के अगर आप चाहेंगे कि कोई छंद लिख लें और आप संगीत की बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं, तो वहाँ भूल हो सकती है। बस इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयास कीजिए। कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।